डिफरेंस समझा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का। अभी हम कौन सा डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। हम कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। तो आओ थोड़ा इनकम टैक्स के बारे में बात करें हम लोग। इनकम टैक्स, आयकर, आय बोले तो इनकम, कर बोले तो टैक्स, आयकर, ये तो अभी आपको पता ही है। अच्छा, मैंने आपको अभी भी बोला, थोड़ी देर पहले भी बताया, जो टैक्सेशन है गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू। हमारे लिए क्या है? आउटफ्लो। गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी? ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने की। हम क्या कोशिश करेंगे? कम से कम पे करने की। तो गवर्नमेंट जब लॉ बनाएगी तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखेगी, हमको वो लॉ पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेवी करना चाहता है उसके लिए वो सब सिस्टम्स बनाता है, जो वो बोलता है उसका एक एक्ट बनता है, प्रोसीजर पार्ट के लिए लॉ रूल्स बनते हैं। कुछ डाउट रहता है तो उस पर सर्कुलर क्लैरिफिकेशन आते हैं। हमको कोई चीज पसंद नहीं है तो हम जुडिशियल जजमेंट में जाते हैं। तो ऐसा इनकम टैक्स इन सब चीजों को कंबाइन करते हैं तो चलता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर इनकम टैक्स के बारे में बात की जाए तो वो कैसे गवर्न होता है, तो इनकम टैक्स या आयकर गवर्न बाय चार चीजें। पहला, इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा, इनकम टैक्स रूल। तीसरा, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन issued by CBDT। CBDT बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, करेक्ट। लास्ट में जुडिशियल जजमेंट्स, करेक्ट। ये चार चीजें हैं जो हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स गवर्न होता है। ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, इन दिस मेन sections content is given। मेन यही एक्ट है, इनकम टैक्स रूल। इट स्पेसिफाइज रूल फॉर वैल्यूएशन और फॉर प्रोसीजरल पार्ट। जो प्रोसीजरल पार्ट होता है, कोई सर्टिफिकेट, कोई टाइम लिमिट, वो सब के लिए रूल्स बने हुए कैसे करना है। कोई चीज का वैल्यूएशन, जैसे हम लोग सैलरी पढ़ते थे तो सैलरी में याद है हम लोग को इसका वैल्यूएशन करना पड़ता था। सैलरी के अंदर पर किस्त का तो वैल्यूएशन कितने दिया रहता था? रूल में देखो, रूल 3 पढ़ते थे हम लोग, उसमें पूरे वैल्यूएशंस दिए रहते। सैलरी वेस्ट पार्ट था जहाँ अपने रूल्स पढ़े थे। तो मेजरली वैल्यूएशन, फिर अपन बिजनेस प्रोफेशन जो आईपीसीसी इंटर लेवल पे पढ़ते हैं उसमें देखो कहीं कहीं पर 33AB वगैरह में हमको बोलता है कि सर्कुलर इशू करना है, रिपोर्ट इशू करना है। वो रिपोर्ट, वो सर्टिफिकेट, वो सबके लिए रूल्स का रेफरेंस दिया हुआ था। तो प्रोसीजरल पार्ट मेनली सब रूल्स में दिया हुआ है। तो हम जिधर अटके रिवैल्यूएशन, प्रोसीजर, रूल्स रेफर करते हैं। फिर आता है सर्कुलर क्लैरिफिकेशन issued by CBDT if there is general doubt about particular provision, then CBDT will issue क्लैरिफिकेशन। अगर कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में जनरल डाउट है तो सीबीडीटी क्लैरिफिकेशन इशू करता है। अगर आप थोड़ा बहुत बजट देखते रहेंगे ना, तो उसमें जैसी बजट आता है, बजट आने के इमीडिएट बाद जो सैलरी वाला पार्ट है उसके ऊपर सीबीडीटी बहुत सारे क्लैरिफिकेशन इशू करती है। क्योंकि जब भी सैलरी का बारे में जो जो चीजें बोलते हैं वो लोग,
उनको पता है, सैलरीड पर्सन को पता नहीं है, एम्प्लॉयर को टीडीएस टैक्स कट करना है, पूरा क्लैरिफिकेशन आता है, बरोबर। आगे, CBDT also issues circular on specific पॉइंट्स, कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स रहेंगे उसके ऊपर सर्कुलर इशू करेंगे। अब मुझे एक ही चीज बताओ, ये एक्ट बनाया किसने? गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने। एक्ट बनाने का राइट किसको दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? गवर्नमेंट को। सर्कुलर सिर्फ उसके लिए क्लैरिफिकेशन इशू करता है सीबीडीटी, और सिर्फ सर्कुलर इशू करता है। सीबीडीटी खाली क्या करता है? क्लैरिफिकेशन इशू करता है, सर्कुलर इशू करता है, करेक्ट। वो चीजों को अच्छे से समझने के लिए इशू होते हैं कि जो एक्ट में दिया है वो हम अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें। पर ये सर्कुलर क्लैरिफिकेशन एसएससी के लिए मैंडेटरी नहीं होते हैं, ये खाली डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी होते हैं। डिपार्टमेंट मतलब असेसिंग ऑफिसर, बरोबर। तो these circulars and clarifications are mandatory for department but are not mandatory or compulsory for एसएससी। मतलब एसएससी को फॉलो करना जरूरी नहीं है, पर डिपार्टमेंट को फॉलो करना जरूरी है। डिपार्टमेंट सीबीडीटी की कोई भी बात को ना नहीं बोल सकता। सीबीडीटी ने बोला 1+1 2, तो डिपार्टमेंट को बोलना ही पड़ेगा 1+1 2। सीबीडीटी ने बोला 1+1 2 और डिपार्टमेंट ने उसके हिसाब से असेसमेंट किया। एसएससी को लगता है 1+1 11 होना चाहिए, तो एसएससी असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा ये गलत बोल रही है सीबीडीटी, तो डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा माई बाप है, मैं ऑर्डर वैसे ही पास करूंगा। एसएससी को वो चीज के लिए अपील करनी पड़ती है, कोर्ट में जाना पड़ता है, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। तो असेसिंग ऑफिसर के बड़े अथॉरिटी ने बोल दिया तो वो तो उसी हिसाब से काम करेगा। अब एसएससी कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो सीबीडीटी ने इंटरप्रिटेशन दिया, क्लैरिफिकेशन दिया, सर्कुलर दिया, वो वैलिड है या नहीं है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन इनडायरेक्ट टेक्स्ट में एक बार पूछा था कि जो वहाँ जैसे यहाँ सीबीडीटी होती है वहाँ पे सीबीईसी होती है, तो उसमें बोला था सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स कोई सर्कुलर क्लैरिफिकेशन इशू करती है तो वो कोर्ट के लिए मैंडेटरी है फॉलो करना? नहीं, खाली डिपार्टमेंट के लिए। सीबीडीटी के नीचे वाली जो अथॉरिटीज है वो खाली फॉलो करेगी, बाकी कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। और एसएससी के लिए भी मैंडेटरी नहीं है। एसएससी कॉन्ट्ररी व्यू ले सकता है, एसएससी को अगर लगता है कि वो सर्कुलर में जो दिया है करेक्ट नहीं है, एसएससी अपील कर सकता है। बिकॉज ऑफिसर तो ऑर्डर बनाते समय सीबीडीटी की माई बाप की बात मानेगा ही, तो जो एसएससी है ही में अप्लाई, ही में अपील इन द कोर्ट कि भाई जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उसने ये सर्कुलर यूज करके पास किया है, वो सर्कुलर का जो इंटरप्रिटेशन है इट इज नॉट एज पर द लॉ, प्लीज दिस इज रॉन्ग। कोर्ट बोलेगा दिखाओ ये सर्कुलर में ऐसा बोला है, एक्ट में ऐसा बोला है, अच्छा 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 ओके, समझे बरोबर से। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज अवर थर्ड पार्ट, जुडिशियल जजमेंट। व्हाट इज जुडिशियल जजमेंट? थोड़ा इसको इधर ले लेता हूं। judicial judgment, these are judgments of court। ये जजमेंट किसके हैं? कोर्ट के, बरोबर। these judgments are judgments of court। judgment of Supreme Court is applicable to all over India। ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। ऑल कोर्ट्स हैव टू फॉलो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
सबको उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, करेक्ट। इफ देयर इज controversy in judgment of Supreme Court, then we will follow judgment of लार्जेस्ट बेंच। जो लार्जेस्ट बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, बेंच बोले तो हर डिसीजन को सुनने के लिए जो जज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट केस रहता है तो 2 जज सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तो 3 सुनेंगे, कहीं पे 5 सुनेंगे। अगर एक डिसीजन है 5 बेंचेस की, यानी 5 जज सुन रहे थे, उन्होंने डिसीजन दिया है, और सेम टाइप का एक और केस था, उस पर 3 लोगों ने कुछ बोला है, दोनों कॉन्ट्ररी है, तो किसका एप्लीकेबल रहेगा? 5 वाले का, लार्जेस्ट बेंच का एप्लीकेबल रहेगा, बरोबर। यानी इफ देयर इज कंट्रोवर्सी इन एनी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देन वी विल फॉलो जजमेंट ऑफ लार्जेस्ट बेंच। इफ देयर इज कंट्रोवर्सी इन judgment of Supreme Court of largest bench, of Supreme Court, then judgment which is latest in time will be applicable। जैसे सपोज करो 2 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, बरोबर, दोनों 5-5 जजेस की बेंच ने दिया। पहली बेंच ने बोला 1 + 1 11, दूसरी ने बोला 1 + 1 2। दोनों में से जो लेटेस्ट है, यानी अगर लार्जेस्ट बेंच के जजमेंट्स में भी कंट्रोवर्सी हुई तो कौन सा लेंगे? लेटेस्ट वाला। पक्का? आ जाओ इधर आगे। ये बात थी सब सुप्रीम कोर्ट की, यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के लिए कोई ना नहीं बोल सकता। अब बाकी जो कोर्ट बचे, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इज एप्लीकेबल इन स्टेट ऑफ विच इट हैज jurisdiction। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल इन स्टेट ऑफ विच इट हैज जुडिक्शन। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र में एप्लीकेबल रहता है, भोपाल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में, जयपुर हाई कोर्ट राजस्थान में, ऐसा रिस्पेक्टिव जुडिक्शन में एप्लीकेबल रहता है। समझो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, पूरे महाराष्ट्र में एप्लीकेबल है, एमपी में कंपलसरी नहीं है, समझे, एमपी में मैंडेटरी नहीं है, बरोबर। आगे ITAT and CIT, Commissioner of Income Tax Appeal, ये बोले तो अपील, has its jurisdiction and its judgment applicable in its jurisdiction। उसके जुडिक्शन में क्या है? एप्लीकेबल है, बरोबर। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे ITAT, उसके नीचे CIT अपील, बरोबर। ये ऑर्डर है, इसका जजमेंट सबको, ये रिस्पेक्टिव स्टेट। अभी मैंने आपको बोला जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब के स्टेट के हाई कोर्ट्स है, उनका जजमेंट रिस्पेक्टिव स्टेट में रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 1 + 1 = 11। मध्य प्रदेश में एक ITAT है, क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट मध्य प्रदेश ITAT को मैंडेटरी है फॉलो करना? नहीं, वो उसके जुडिक्शन में नहीं आ सकता है। इफ मध्य प्रदेश ITAT वांट टू फॉलो दैट, यस इट कैन डू। जैसे अभी अपने घर पे ले लो ना, अपने डैडी जो चीज बोलेंगे वो हमारे लिए मैंडेटरी है, बाजू वाले के लिए नहीं। पर बाजू वाले बच्चे को अपने डैडी की बात अच्छी लगी, वो फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है, पर हमारे डैडी उसको बोल सकते हैं तुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं, समझे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बोला, महाराष्ट्र के जो भी कोर्ट जजमेंट देते हैं वो उसके अगेंस्ट नहीं दे सकते।
मध्य प्रदेश वाले छोटे कोर्ट दे सकते हैं, लेकिन उनको फॉलो करना है तो कर भी सकते हैं। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके अगेंस्ट तो हाई कोर्ट कोई भी नहीं जा सकता है, बिकॉज वो हाईएस्ट बॉडी है। समझे बरोबर से? ये समझ में आया? ये हमको क्यों पढ़ना पड़ता है, ये मैं ना इंटर में आईपीसीसी लेवल में भी ये सब समझाता हूँ, क्योंकि इसके बगैर आपको जो छोटे छोटे डाउट्स आते हैं ना रियल लाइफ में, वो समझ में नहीं आएंगे। दूसरा चीज, कभी भी एक्ट को कोई भी चीज ओवर रूल नहीं कर सकती है। रूल्स, सर्कुलर क्लैरिफिकेशन, ये सब एक्ट को ओवर रूल कुछ नहीं कर सकते। शेड्यूल्स, एक्ट और रूल्स में कोई चीज कंट्रोवर्सी दी है तो एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। समझे? तो रूल्स, schedules of act can never overrule act. If there is controversy in rule and act, then act will be applicable. कभी भी ध्यान रखो, एक्ट ही एप्लीकेबल रहेगा। वेरी क्लियर? ये समझ में आया? ये आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, नोट्स में लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉपी, और नहीं करना है तो ये तो अपन ने कर ही लिया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले ये लिख लो, मेन कंटेंट जो एक्ट है उसमें दिया है, एक्ट सब सेक्शंस और चैप्टर नोट्स में डिवाइडेड है। पॉज करके कॉपी करने का कभी। जल्दी जल्दी पॉज कर लेने का मेरे को, कॉपी करते समय यू कैन पॉज, वैसे तो सब नोट्स में लिखा रहता है फिर भी। लिखा गाइस? एवरीबडी इसको जरा रीड करो, फिर अपन मेन अपना एक्ट चालू कर रहे हैं अभी, इनकम टैक्स एक्ट। पहले ये तो रीड कर लो जरा।